साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए ये एसएसटी का पेपर है, ठीक है। और जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो माइनर टेस्ट पेपर करवाया गया था 27 नवंबर को, तो उसके अंदर जो माइनर टेस्ट पेपर था एसएसटी का लेवल सेकंड का, तो लेवल सेकंड का पेपर है ये एसएसटी का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सभी क्वेश्चन के आंसर अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन किया करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सूची ए के अंदर है अनुसंधान केंद्र और सूची 2 में है स्थान। तो इसको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। देखिए चावल अनुसंधान केंद्र, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और दूसरा है इसबगोल अनुसंधान केंद्र, तो ये है जोधपुर के अंदर। जवार अनुसंधान केंद्र ये उदयपुर में है। और चारा बीज उत्पादन फार्म, तो ये कहाँ पर है, ये है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 5, 1, 4 और 2। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। शुरुआत में यह उष्टर परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कौन से वर्ष में क्रमोन्नत का राष्ट्रीय उष्टर अनुसंधान केंद्र बनाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या हो जाएगा, 1995 में, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संगठक है, तो ये किसका संगठक है, CSIR का, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित हैं, तो कहाँ कहाँ पर है, पशुधन अनुसंधान स्टेशन। तो 5 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए नौहर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। और कोडमदेसर, और इसके अंदर हो जाएगा बोजुंदा। देखिए ऑप्शन जो 3 है ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, नौहर, कोडमदेसर और बोजुंदा में क्या है, पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अवनी लेखराय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है। और दूसरा है कि इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो पहला कथन है ये कथन यहाँ पर असत्य है और दूसरा सही है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल 1, ठीक है, ये कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा लिम्बाराम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है, तो देवेंद्र झाझड़िया ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए खिलाड़ी हैं और इधर है संबंधित इनसे खेल। तो देखिए अर्जुन लाल जाट ये रेस वॉक दे रखा है, ये कथन असत्य हैं, ये असुमेलित हैं। देखिए दिवान सिंह पवार ये शूटिंग, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी और अभिनव शर्मा बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसके अंदर असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, तो बाएं किनारे की जो सहायक नदी है वो जाएगी बामणी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है, तो इसके अंदर जाएगी जयसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, तो यहाँ पर नेहटा, टाँका, ओनाड़ी तो हैं, जबकि जो नाली है ये परंपरागत विधि नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है,
तो देखिए इसमें चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और यह डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। यह कपास, गन्ना, मक्का के लिए उपयुक्त हैं। देखिए इसके कण मोटे होते हैं, तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, असत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो इसके अंदर है गुहिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी अफवाह तंत्र विस्तृत है? तो 15 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आंतरिक अफवाह तंत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। देखिए कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और काओद झील जैसलमेर में है। स्वरूप सागर झील है उदयपुर के अंदर। और कायलाना जोधपुर के अंदर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा पहले माही, फिर चंबल, फिर लूणी और फिर बनास। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 18 के अंदर देखिए जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। और देखिए जोए बांध ये जालोर में नहीं है, ये कहाँ पर, पाली में। जालोर बांध कहाँ पर, पाली में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। और पांचरा बांध करौली में है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा जोए बांध। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी वो इधर है उद्गम स्थल। तो देखिए कोठारी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इसके बाद देखिए बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये बिजराइल की पहाड़ी से नहीं निकलकर कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और ये तो असत्य हो गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती हैं। और माही अमरोर की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बनास। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पर खडीन, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही सुमेलित हैं। तो देखिए एरेडी सोल्स, स्वयं माधोपुर, भरतपुर, अलवर, अलसी सोल्स, जयपुर, दौसा, अलवर। और इन सेफ्टी सोल्स, सिरोही, पाली, उदयपुर। और वर्टी सोल्स दिया हुआ है कोटा, बूंदी, बारा। तो इसमें सही कथन पूछा है तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्टी सोल्स, जो कोटा, बूंदी, बारा इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती हैं? तो इसके अंदर अम्लीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीखिया, ब्यावले, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये सभी रामदेव जी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित लोक देवता व उनसे संबंधित स्थलों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए लोक देवता इधर संबंधित स्थल, तो कौन सा सही समय? देखिए हड़बूजी, बुंडेल कांपा नागौर में, बिग्गाजी रेडी गाँव, मेहाजी बापणी, वीर कल्ला राठौड़ दिया हुआ है। तो 24 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला राठौड़। जो चाराकरण दिया हुआ है ये इसके अंदर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 25वां क्वेश्चन है, पाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलमंड फलोदी में मेला लगता है। ये बात यहाँ पर क्या है? असंगत है। देखिए रायकर एक बार यदि पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, ये सत्य है। पाबूजी की पढ़ का वचन रावण हत्या नामक वाद्यंत्र के साथ में किया जाता है, ये भी सत्य है। और चांदा, डेमा, हरमल आदि बाबूजी के सहयोगी थे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए सूची 1 में लोक देवता हैं और सूची 2 में इनके जन्म स्थान। इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो देखिए वीर पताजी, तो वीर पताजी का संबंध है सातू गांव से। और देव बाबा कहाँ पर है? नगला जहाज।
झुंझार जी ये इमलोहा और देवनारायण जी आसिंद बिलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो तल्लीनाथ जी गुरु थे यहाँ पर जालंधर राव। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राजस्थान की विभूति व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा ललित हरिनारायण शर्मा वास्तुकला, तो ये क्या है इसमें गलत है। ठीक है, गौरी देवी संगीत कला से संबंधित है, कोमल कोठारी लोक संस्कृति और रतन शास्त्री बालिका शिक्षा। तो दूसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, अल्लाह जिल्लाबाई को BBC लंदन के द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया, ये सत्य है। दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी, यह भी सत्य है। और बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, यह भी इसके अंदर सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन किया, तो ये बात इसके अंदर असत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? तो सिरोही, भरतपुर और बीकानेर सभी की यहाँ पर राजस्थान से बाहर ही हुई है। ऑप्शन नंबर जो 4 हैं 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी तथा दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध था मारवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर है प्रजामंडल, इधर क्या है प्रथम अध्यक्ष, तो कौन सा असम्मिलित है इसके अंदर? 33 के अंदर देखिए भरतपुर गोपीलाल यादव, मेवाड़ का है बलवंत सिंह मेहतर, बूंदी का कांतिलाल चौथानी, धौलपुर का ये इसके अंदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया, तो किसने नहीं लिया था? जयनारायण व्यास ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इसकी स्थापना चांदनी चौक दिल्ली में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी, ये बात सत्य है। इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, यह भी सत्य है। इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के कृषकों की स्थिति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यह भी इसके अंदर सत्य है। देखिए इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 को अजमेर में आयोजित हुआ, तो ये इसके अंदर क्या है? असम्मिलित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ था? तो ये हुआ था कुशलगढ़, ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इधर है संघ, इधर है प्रधानमंत्री। तो देखिए पूर्व राजस्थान संघ गोकुलाल असावा, वृहत राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा दिया हुआ, ये असंगत है। संयुक्त वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री और मत्स्य संघ का था शोभाराम कुमावत। तो 37 के अंदर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। ये तीनों सत्य हैं। देखिए चौथा, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, तो ये क्या है? 38 के अंदर असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किन पुरातत्ववेदों ने गणेश्वर सभ्यता स्थल पर उत्खनन कार्य किया था? तो यहाँ पर रतनलाल अग्रवाल और विजय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो देखिए काले व नीला रंग से अलंकृत मर्दबंड प्राप्त हुए हैं, दोहरी पेचदार सिरायुक्त ताम्र पिन भी मिली, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं,
देखिए भवन निर्माण और प्रयुक्त ईंटें, तो ये यहाँ पर नहीं मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे साथ अन्य धातुओं में मिश्रित करने का ज्ञान था नहीं था। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोल बार मल्ली, इसका संबंध नहीं है। देखिए चकवेरी बात, विडंबना, हूँ गोरी किरण प्यूरी, तो ये तीन तो किससे संबंधित है, यादवेंद्र शर्मा से। और बोल बारमणि इसके अंदर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो ये की थी ब्रज भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए सेनानी, मेघराज मुकुल, दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारेट और गजगुण रूपक केशवदास गाठन। इसके अंदर जो दूसरा है मारवाड़ राज्य का इतिहास जहूर खां मेहर, तो ये इसके अंदर गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस रचना में ग्रीष्मेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर है सूरज प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आईन ए अकबरी से की जाती है। तो राइट आंसर है मारवाड़ा प्रगणारी विगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजपूताना के की शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किए थे, शार्दुल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट घोषणा 2022-23 अनुपालन में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो पालगांव जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस ड्रोन का क्या नाम है। तो इस ड्रोन का नाम था विस्रोन ड्रोन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में देश में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे राजस्थान के जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर बाड़मेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो 6 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनवरी 2023 में रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के कौन से संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 18वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश RTE प्रवेश के लिए आयु सीमा है। तो कितनी है, न्यूनतम 5 वर्ष या फिर अधिकतम 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें से रोस्टर के अनुसार RTE निःशुल्क प्रवेश होंगे। तो यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल में सदस्यों की संख्या होगी कितनी, 2। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में कुल 80 सीट्स हैं। उस गांव का नाम A है जिसमें विद्यालय स्थित है तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव का नाम B है। यदि A से 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा गांव B से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं
तो आरटी प्रवेश की वरीयता सूची की प्रथम लिस्ट में रेंडर किया जाएगा। तो यहाँ पर केवल गांव ए के 15 बालकों, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 59 है, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची को तैयार करके रोस्टर के आधार पर चयन सूची कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? राज्य स्तर पर NIC, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 विद्यालय में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है? तो यहाँ पर प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कौन सा है? पेज मेकर। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर है बीट। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वायरस का विस्तृत रूप है? तो क्या है? देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्य संख्या होगी? तो कितनी होगी? अध्यक्ष सहित 15। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य हैं? तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक RSERT उदयपुर और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी? तो 68 के अंदर हो जाएगा नियम 17। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विषय पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना किस भाग में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा भाग नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा? तो यहाँ पर है छात्र संचयी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रियता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर अधिगम संज्ञान पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तो ये इसके अंदर असत्य है। अधिगम देखिए एक प्रक्रिया है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है और अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन व मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो देखिए चिंतन के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए सबसे पहले आएगा 3 नंबर अभिप्रेरक, फिर आएगा दूसरे नंबर पर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर आएगी तीसरे नंबर पर बाधा जाएगी और फिर सफल प्रयत्न और 5वां लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, 1 नंबर अभिप्रेरक, दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा बाधा और चौथा सफल प्रयत्न और 5वां है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो, यह किसने कहा था? तो ये क्या था? थॉर्नडाइक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है?
तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता की उपलब्धि भी प्रेरणा का स्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी गेट्स व अन्य ने। क्वेश्चन नंबर 80, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अधिगम की परिस्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर 81, किस इतिहासकार के अनुसार 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मिनहाज ए सिराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन मस्जिदों व निर्माण के समय रहे सुल्तानों में सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, बेगमपुरी मस्जिद, मोहम्मद बिन तुगलक, मोट की मस्जिद, सिकंदर लोदी, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उपरोक्त तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूले जाने वाले करों में से एक खराज नामक कर का संबंध था। तो इसका राइट आंसर है कृषि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, दिए गए सल्तनतकालीन वंशों का सही कालक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने विशाल स्थानीय नकद वेतन भोगी सेना का गठन किया। इस सेना के गठन का प्रमुख कारण था? तो यहाँ पर प्रमुख कारण कौन सा था? मंगोलों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित सल्तनतकालीन साहित्य व साहित्यकार में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 87 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन नंबर 4 है फतवा ए जहानदारी, जो जिया नक्काशी देर का है, तो ये इसके अंदर तो गलत हो गया। देखिए, तारिक ए मुबारक शाही, तो या सरहिंदी, ताज उस मासिर हसन निजामी और फतुह उस सलातीन इसामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किन 2 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो 88 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा विजयनगर व बहमनी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित सल्तनतकालीन वंश व उनके संस्थापकों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, सैयद वंश खिजर का था, खिलजी वंश का था जलालुद्दीन खिलजी, लोधी वंश का था बहलोल लोधी। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुगलक वंश फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 90, इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करके किस चौहान शासक को पराजित किया था? तो यहाँ पर जो वीर नारायण पवार था उसको। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सिजदा व पाई भोज के दस्तूर को आरंभ करवाया? तो यहाँ पर राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 92, सल्तनतकालीन शासकों के द्वारा स्थापित विभागों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है। दार उल सफा फिरोज तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, ये भी सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है दीवान ए मुस्तखराज बलबन, तो ये इसके अंदर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में दिए गए कथनों में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, उसने प्रतापकृषि विभाग की स्थापना की थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था और दौलताबाद नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर जो वह भारत में सर्वाधिक नहरों के निर्माण हेतु जाना जाता है, तो ये इसके अंदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 95 है, दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो 95 के अंदर राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना है, तो यहाँ पर है बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 97, तूती ए हिंदी के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा अमीर खुसरो को।
क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो राइट आंसर है यहाँ पर PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? तो देखिए संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य, तो ये तो इसके अंदर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला, देखिए इसके अंदर पहला, तीसरा और चौथा, जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 101 के अंदर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए इसका 42 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा 24वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसका होगा 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 102, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव। इसमें क्या पूछा है, सत्य कौन सा है? तो देखिए मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो पहला है केवल 1। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह जन्म से भारत का नागरिक हो। ये इसके अंदर गलत हो जाएगा। देखिए पहला, ठीक है, देखिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिपरिषद की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? तो न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 106, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3। ठीक है, देखिए पद के प्रति शपथ और गोपनीयता की शपथ, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का यहाँ पर कर्तव्य होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिए इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यह संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना पर लाया जा सकता है और यह एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये तीनों सही है। देखिए गलत पूछा है तो इसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन होगा? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों को उल्लेखित किया गया, ये बात सत्य है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी है, ये भी सत्य है। इसके अंदर पूछा गलत कथन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका के द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो 110 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पर भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अनुच्छेद 77 3 के अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? तो यहाँ पर नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 112, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यहाँ पर नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 है, ज्वार बाटा उत्पत्ति के लिए
कौन सा या कौन से बल उत्तरदायी हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। सॉरी, देखिए 113 के अंदर हो जाएगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ए, बी और डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, दीर्घ ज्वार आता है। तो दीर्घ ज्वार कहाँ पर आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब बता दीर्घ ज्वार। क्वेश्चन नंबर 115, किसी स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय में आता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 24 घंटे और 52 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 116 है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दोगुना कर दिया जाए तो किसी स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार कितने विलंब से आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 117 है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति संबंध कारक कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर तटरेखा की आकृति। क्वेश्चन नंबर 118, कौन से महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ में अपनी दिशा बदल लेती हैं? तो यहाँ पर हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 119 है, अगुलहास द्वारा प्रवाहित होती हैं। तो ये दक्षिण हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से गर्म प्रकृति की महासागरीय धारा कौन सी है? तो 120 के अंदर हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। क्वेश्चन नंबर 121, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर पिनेरीज। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ईरान से। क्वेश्चन नंबर 123, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम कौन सा है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, मेरियाना ट्रेंच उत्तरी प्रशांत महासागर, डॉल्फिन उबार उत्तरी अटलांटिक महासागर, अल्बेट्रोस पठार दक्षिण प्रशांत महासागर। ये तीनों सही सुमेलित हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 हैं, वालविस कटक हिंद महासागर। तो ये इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कक्षा का भौतिक वातावरण शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। निम्न में से कौन सी समस्या कक्षा की भौतिक वातावरण से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर है बच्चों की अनियमित उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों का प्रमुख कारण इसकी विषय वस्तु का क्या होगा? निरंतर परिवर्तित होते रहना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 127 है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के बारे में प्रचलित कौन सी आम धारणा बताई गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। देखिए यह एक अनुपयोगी विषय है, यह केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों की विषय के प्रति अरुचि रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम संबंधी समस्या के संबंध में सही नहीं है। तो 129 में देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव और पुस्तकीय एवं सिद्धांतिक ज्ञान पर बल। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रियाशीलता के सिद्धांत की अनुपालना। क्वेश्चन नंबर 130, देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहला कथन है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से घटित एवं चुनौतीपूर्ण होता रहा है और कारण है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। तो इसके अंदर जाएगा ए तो सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? तो राइट आंसर पहला, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को सामान्य ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतः विषय उपागम का प्रयोग करने की। क्वेश्चन नंबर 133 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर।
क्वेश्चन नंबर 134 है, सामाजिक विज्ञान अध्यापन की समस्याएं हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखिए, अध्यापक छात्र अनुपात अधिक होना, अप्रशिक्षित अध्यापक और पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 135 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो राइट आंसर यहाँ पर प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 136, जर्मनी के सहयोग से स्थापित इस्पात उद्योग कौन सा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में आर्थिक सुधारों की नवीन औद्योगिक नीति कब लाई गई थी। तो राइट आंसर 1991। क्वेश्चन नंबर 138, लघु उद्योगों के संरक्षण हेतु 1955 में गठित ग्राम व लघु उद्योग समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर करवे समिति। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 139 है, वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर GVA में योगदान का आरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर कृषि, उद्योग, सेवा। क्वेश्चन नंबर 140 है, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पर दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, डॉक्टर VKR राव। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, औपनिवेशिक देखिए क्वेश्चन नंबर 141, औपनिवेशिक काल में कृषि के व्यावसायीकरण का परिणाम रहा। तो इसके अंदर जाएगा नकदी फसलों की उत्पादकता बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 142 है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 1907 में। क्वेश्चन नंबर 143 है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में सर्वाधिक योगदान था। तो कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 144 है, अधिकतर अनुमानों के अनुसार 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की समवृद्धि दर अनुपात अनुमानित थी। तो यहाँ पर 2%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, धन का निष्कासन, कृषि का वाणिज्यीकरण और धीमी आर्थिक वृद्धि दर। ये तो सही है। देखिए, पूंजीगत उद्योगों का विकास। तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 2021-22 में कुल GVA में उद्योग क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो 146 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 147 है, कृषि किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों में GVA में सर्वाधिक योगदान किस उपक्षेत्र का है। तो यहाँ पर है फसलें। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर वर्ष 1967 और 68। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य गुट का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, पिछले 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र GVA में निरंतर वृद्धि हुई है और वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किन वर्षों में उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर जाएगा 2019-20 व 2020-21 में। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो ये 150% जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो SST का पेपर करवाया गया था, ठीक है, माइनर टेस्ट पेपर सेकंड लेवल का, तो उसमें पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, आलिया एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप जरूर ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन के नोट प्रेस को भी ऑन कर लिया करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।